ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो, अगर हम किसी एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको हम पिरामिड कहते हैं, है ना। ह्यूमन का पिरामिड तो उसके एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अब ये ग्रोइंग भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है और डिक्लाइनिंग भी हो सकता है। उसके बाद ये पढ़ लेना नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या होता है ना। ये तो डेफिनेशंस में याद कर ही लोगे। ये वाला फॉर्मूला NT+1 = NT+B+I - D+E, है ना। तो इसमें B का क्या मतलब है, B+I का क्या मतलब है और D+E का, ये तो क्वेश्चन आंसर में ही आ जाएगा, तो उससे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहाँ से देखो, हमने ना अगर ग्राफ प्लॉट किया है पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, तो ए किसको शो कर रहा है, ये ना ग्राफ से पूछ सकता है कि ये कौन किसको शो कर रहा है। तो ए क्या है, व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, तो प्लॉट कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। सेकेंड वाला जो बी है, जो ये है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स जो है वो लिमिटिंग है, तो प्लॉट कैसा है, लॉजिस्टिक है ना। और ये जो के है, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ से कि 1981 में जो आर वैल्यू थी ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया में, वो 0.0205 थी। ठीक है। जो अब इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न को शो कर रही है, जिसकी वजह से एक जे शेप कर्व बना है। ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न को पॉपुलेशन के शो करी, तो कौन सा कर्व बन रहा है, जे कर्व बन रहा है, और उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है। एंड क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी या टाइम 0, आर इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये ग्राफ याद रखना, ये किसको क्या शो कर रहा है। हो सकता है तुमसे यही पूछते डायरेक्ट कि इसका क्या मतलब है, अगर पेपर हार्ड आया तो। लॉजिस्टिक ग्रोथ, देखो जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है वो सर्वाइव करेगा और प्रोड्यूस करेगा। ये फिलअप से पूछ लेता है कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है एंड रिप्रोड्यूस कर रहा है। देखो, अब पॉपुलेशन अगर लिमिटेड सोर्स के साथ पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना, और वहाँ पे एसिलेशन और डी एसिलेशन हो रहा है, और अगर हम उसमें ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो कैसा आता है, सिग्मोइड कर्व आता है। ये नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम का है, तो कैसा आया है, जे शेप में आया है। ठीक है। पर अगर यही पॉपुलेशन अगर टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है ना, उस हिसाब से बना रहे हैं, तो कैसा आएगा कर्व, सिग्मोइड कर्व आएगा। ये इसकी इक्वेशन है, ये याद कर लेना। उसके बाद फिर इसमें एक लाइन लिखी है कि जो पॉपुलेशन है वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस के हिसाब से बढ़ती है। तो डार्विन की फिटनेस जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होती है ना, डार्विन फिटनेस, उतनी ज़्यादा वहाँ पे रहने के चांस बढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है। कई ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साल में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश, या सॉरी उनकी लाइफ टाइम में एक ही बार करते हैं, पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। बाकी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये भी तुमको क्वेश्चन आंसर में मिलेगा, पर इसके एग्जांपल अच्छे से करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेडेशन का एक एग्जांपल पीछे देखो, एक रॉकी इंटरटीरियल अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्टारफिश है जिसको हम पिसास्टर कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, याद रख लेना, वैसे तो तड़फ नहीं पूछेगा, है ना। उसके बाद जो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्पीसीज होती हैं इंसेक्ट्स और फ्रॉग की, वो कैमोफ्लेज शो करती हैं, जिसका एग्जांपल एक मोनार्क बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई का नाम याद रखना। ये कौन सा फिनोमेना शो कर रही है, तो ये प्रेडेशन शो कर रही है। ठीक है। और कैसे कर रही है, कैमोफ्लेज के थ्रू कर रही है ना। नियरली 25%, और इंसेक्ट्स को हम फाइटोफेगस कहते हैं, मतलब कि ये प्लांट के हिस्सों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। थॉर्न्स, कैक्टस क्या होते हैं, किसी प्लांट के लिए डिफेंस का काम करते हैं। हाँ, कभी ऐसा देखते हैं ना कि बकरियाँ अकोने का पेड़ वगैरह नहीं खाती हैं, तो क्यों नहीं खाती हैं, तो उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, इसलिए वो नहीं खाती हैं। उसके बाद कंपटीशन तो मतलब कि जिसमें एक ये वाला पढ़ना, हाँ, ये एबिंगटन टॉर्टराइज धीरे धीरे एक्सटेंट हो गए थे क्योंकि वहाँ पे गोट्स आ गई थी, तो गोट्स जो पूरे प्लांट्स वाली जो थी, मतलब जो ग्रासलैंड थी, वो खा लेती थी, तो टॉर्टराइज के लिए नहीं बचे रहे थे, तो उस कंपटीशन की वजह से वहाँ पे टॉर्टराइज जो थे गैलापागोस आइसलैंड्स में के, वो एक्सटेंट हो गए थे। उसके बाद गॉसेस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। इसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कि अगर दो आपस में मिलती जुलती स्पीसीज़ हैं और अगर वो सेम सोर्स के लिए कम्पीट कर रही हैं,
तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, उसमें से जो कम होगी, इन्फीरियर होगी, वो कैसी हो जाएगी, वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। फिर एक मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब कि अगर सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं तो कंपटीशन छोड़ के दोनों उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, मतलब एक दूसरे को ना ख़त्म करके थोड़ा थोड़ा दोनों उसका यूज़ कर ले। पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट मतलब जो एक की बॉडी रह के खुद का सर्वाइवल करता है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है ना, इसमें मलेरिया पैरासाइट पढ़ना। उसके बाद जो पैरासाइट एक्सटर्नल होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस को पर फीड करते हैं वो एक्टो पैरासाइट होते हैं, जैसे ह्यूमन के सर पे जुएँ होते हैं जिनको हम लाइस कहते हैं, या डॉग के सर पे टिक्स होती हैं, ठीक है। कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो हैच प्लांट के पे ग्रो होता है और उसकी क्लोरोफिल और लीव्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, ठीक है। एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी इनके इसमें होते हैं। एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म जो बर्ड्स में पाया जाता है ना, जिसमें जो पैरासिटिक बर्ड होते हैं वो अपने एग को ले करते हैं इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट, ठीक है। सिलेम्स क्या होता है जिसमें एक स्पीसीज बेनिफिट करती है दूसरे को, पर ना तो दूसरे को हार्म होता है ना उसको बेनिफिट होता है, जैसे एपी मैंगो ब्रांच की एपीफाइट पे ऑर्किड का ग्रो होना है ना, वेल के ऊपर बैनिकल्स का ग्रो होना है ना। उसके बाद कैटल जो रहती है ना, वो उनका एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन रहता है। फिर सी एनेमोर, उनके स्टिंगिंग टेंटिकल्स और जो क्लाउन फिश के दोनों एक साथ रहती हैं, मतलब जो दोनों एक साथ रह रहे हैं पर उसमें से एक को बेनिफिट हो रहा है पर दूसरी को कोई हार्म नहीं हो रहा, जैसे वो। इसके बाद है म्यूचुअलिज्म मतलब कि जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है, जैसे लाइकेन रह रही है तो फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो और जैसे माइक्रोइजा जो फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है, तो एक फंगी क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, जबकि जो प्लांट होता है वो उसको एनर्जी वाले कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है फंगी को। उसके बाद एक ये लाइन है ना, इसको पढ़ बस लेना कि जो मेडिटेरियन ऑर्किड है ऑफ्रेक्स है ना, वो सेक्सुअल डिसीज परफॉर्म करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन कर सके बी की स्पीसीज से। बाकी तो इसमें ज़्यादातर तो क्वेश्चन आंसर में याद कर लोगे, बस ये एग्जांपल याद रखना किसका कौन सा था।